नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में रूम ठंडा करने के लिए हम लोग जो एसी अपने घरों में लगवाते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती है। एसी में कौन कौन से कंपोनेंट और पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स का क्या रोल होता है, और आजकल जो इन्वर्टर एसी आ रही है उसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि वो नॉर्मल एसी से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करती है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपको एसी का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो एसी होती है वो भी आपको कई तरह की देखने को मिलेगी। पहले के टाइम पर विंडो एसी बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, लेकिन आजकल आपको विंडो एसी की बजाय ज्यादातर जो एसी देखने को मिलेंगी वो स्प्लिट एसी होती हैं। और अगर आप बड़े बड़े ऑफिस और शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको सेंट्रल एसी देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी प्रकार की एसी होती हैं, ये जिस तरीके से काम करती है और इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगे होते हैं ये सेम तरीके से काम करते हैं। आजकल हम सबसे ज्यादा स्प्लिट एसी यूज करते हैं, इसलिए उदाहरण के लिए हम स्प्लिट एसी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एसी से जो कूलिंग की जाती है उसके लिए साइंस के दो नियमों को फॉलो किया जाता है। इसमें पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ ये कहता है कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। इस लॉ को आपने बहुत बार प्रैक्टिकली भी फील किया होगा। जब भी आप गर्म पानी का गिलास हाथ से पकड़ते हैं तो आपका हाथ गर्म होकर जलने लगता है, और आपका हाथ इसलिए जलता है क्योंकि ग्लास का जो टेम्परेचर है वो हाथ के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो जो ग्लास की हीट है वो आपके हाथ की तरफ फ्लो होने लगती है। और ऐसे में जो दूसरा लॉ फॉलो किया जाता है वो है गेल-लुसक लॉ। गेल-लुसक लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आपने गैस भर रखी है और उस गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि आपने कंटेनर में जितनी गैस ली है उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे या फिर उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर उस गैस का प्रेशर कम करेंगे तो उस गैस का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वही गेल-लुसक लॉ कहलाता है। अब ये नियम एसी में कैसे काम करता है इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारी जो स्प्लिट एसी होती है उसमें दो यूनिट होती है। जो यूनिट हमारे रूम के अंदर इंस्टॉल की जाती है वो इंडोर यूनिट होती है, और जो यूनिट रूम के बाहर इंस्टॉल की जाती है उसको हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं, जिसमें एक बड़ा सा फैन लगा होता है जो गर्म हवा को बाहर फेंकते रहता है। और इन दोनों यूनिट में हम कोयल का यूज करते हैं, यानी कि हमारी एसी में टोटल दो कोयल यूज की जाती हैं। इंडोर यूनिट में जिस कोयल को यूज करते हैं उसको इवेपोरेटर कहते हैं, या फिर इसको कूलिंग कोयल भी कहा जाता है। और जो कोयल हम आउटडोर यूनिट में यूज करते हैं उसे कंडेंसर कोयल कहा जाता है। अब एसी जिस सिद्धांत पर काम करती है उसके लिए जो इंडोर यूनिट के अंदर कोयल है उसके टेम्परेचर को हम रूम के टेम्परेचर से कम रखने की कोशिश करते हैं, और बाहर आउटडोर यूनिट में जो कोयल है उसको सराउंडिंग टेम्परेचर से, यानी कि बाहर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रूम में इंडोर यूनिट में जो कोयल है जिसे हम इवेपोरेटर कोयल कहते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर से ज्यादा ठंडी है, इसलिए वो रूम की हीट या गर्मी को ऑब्जर्व करेगी और फिर कंप्रेसर की मदद से इस हीट को हम कंडेंसर कोयल तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि कंडेंसर कोयल जो है वो बाहर की टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होती है, तो वहां पर मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ के हिसाब से हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करने लगेगी, यानी कि वो हीट कंडेंसर कोयल में लगे फैन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि इंडोर यूनिट में जो कोयल है वो आपके रूम की गर्मी को खींचकर कंप्रेसर की मदद से इसको बाहर निकालने का काम करती है, और आउटडोर यूनिट की कंडेंसर कोयल है वो इस गर्मी को बाहर फेंकती रहती है। दोस्तों, ये जो इवेपोरेटर और कंडेंसर कोयल है ये दोनों एक दूसरे से पाइप के द्वारा कनेक्ट किए हुए रहते हैं, जिसे डिस्चार्ज लाइन कहा जाता है। और इस पाइपलाइन के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। एसी में ये रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, ये रेफ्रिजरेंट ही है जो गर्म और ठंडा होता रहता है। जब ये रेफ्रिजरेंट गर्म होता है तो हीट को बाहर रिलीज करता है, और जब ये ठंडा होता है तो बाहर की हीट को ऑब्जर्व करता है। और इसी रेफ्रिजरेंट को हम कभी लिक्विड में बदलते हैं तो कभी गैस में बदलते हैं। और जब ये रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट यानी इवेपोरेटर कोयल के अंदर होता है तो उस वक्त ये गैस फॉर्म में होता है और बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसी वजह से इवेपोरेटर आपके रूम की गर्मी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर जो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर लगा हुआ है तो वो कंप्रेसर क्या करता है कि इस गैस को खींचकर कंप्रेस कर देता है, जिससे इस गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि गेल-लुसक रूल के हिसाब से गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली गैस है इसको कंडेंसर में भेजा जाता है, और उस कंडेंसर में इस कंप्रेस्ड गैस को लिक्विड में बदलकर ठंडी की जाती है। आउटडोर यूनिट के कंडेंसर के पीछे एक फैन लगा रहता है जो बाहर की हवा को कंडेंसर में फेंककर इसको ठंडा करने का काम करता है, ताकि गैस अंदर से जो गर्मी लेकर आई है वो बाहर निकल सके और ये जो कंडेंसर है उस गैस को फिर से लिक्विड में बदल सके। जब कंप्रेसर गैस को लिक्विड में बदलता है तो वह उतनी ठंडी नहीं हो पाती है, जिसके लिए हम इसको एक्सपेंशन वाल्व के अंदर भेजते हैं। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है कि उस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देता है।
अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और इस ठंडे रेफ्रिजरेंट को वापस हम इवेपोरेटर कॉइल में भेजते हैं ताकि हमारे रूम की गर्मी को ऑब्जर्व कर सके। और इसी तरह ये प्रोसेस साइकिलिंग प्रोसेस में रिपीट होती रहती है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि एसी में रेफ्रिजरेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसी किस सिद्धांत पर काम करती है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट लगे होते हैं और उसका क्या काम होता है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर यूज किया जाता है वो अपनी स्पीड को कूलिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहता है। यानी कि मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर रखा है, तो क्या होगा कि आपका कंप्रेसर है वो फुल स्पीड में घूमेगा और जितनी स्पीड से वो रूम को कूल कर सकता है उतनी स्पीड से रूम को ठंडा करने की कोशिश करेगा। और जब रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो कंप्रेसर अपनी स्पीड को बिल्कुल कम कर लेगा ताकि थर्मोस्टेट में सेट किए टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। लेकिन नॉर्मल एसी में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल एसी में क्या होता है कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो कंप्रेसर सडनली बंद हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर की पावर सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि कंप्रेसर बंद होगा तो बिजली की बचत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी मोटर को जब स्टार्ट करते हो तो उस वक्त मोटर अपने नॉर्मल करंट से 3 से 5 गुना ज्यादा करंट खींचती है। तो हमारी नॉर्मल एसी में जो कंप्रेसर है वो भी बार बार चालू और बंद होने की वजह से ज्यादा करंट खींचता है और जब कंप्रेसर चालू होता है तो फुल स्पीड में रोटेट करने लगता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर है वो सिर्फ एक बार फुल स्पीड में चलेगा और रूम ठंडा होने के बाद वह जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करते रहता है और जब वो स्लो रोटेट करेगा तो उस समय बहुत ही कम बिजली की खपत होगी। इसलिए इन्वर्टर एसी बिजली के हिसाब से भी काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है। अब ये मोटर स्टार्ट होते वक्त ज्यादा करंट क्यों लेती है इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद आपको एसी के बारे में बताई जानकारी का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर देकर जाइए और अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।